जय हिंद सभी को। देखिए आज क्लास 10th के लिए जो कुछ पेपर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है बोर्ड्स के लिए उनको हम बताएंगे। आप ध्यान से समझिएगा, रफ पेन ले लीजिए। सारे के सारे रिटन टाइप के क्वेश्चन हैं, इसलिए लिख करके क्वेश्चंस को आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे और इसके सॉल्यूशंस बढ़िया से देख लेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन है कि आहार जाल क्या होता है, मतलब फूड चैन क्या होते हैं आहार जाल। तो आहार जाल का मतलब हमने आपको बताया था कि प्रत्येक जो प्राणी होता है, जैसे जो ऐसा होता है जो नेचर से बनता है, प्राकृतिक से बनता है, जैसे घासें हो गई, पेड़ पौधे, तो इन सभी को जो है पंछी वगैरह खाते हैं। और जो छोटे जिसको आप शाकाहारी बोलते हैं, शाकाहारी को वैसे प्राणी खाते हैं जो मांस मछली खाते हैं और साथ ही साथ जो कि वेज भी खाते हैं। ऐसे प्राणी भी होते हैं जो कि शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, तो वो दोनों चीजों को खाते हैं। और उसके ऊपर टॉप पे आता है बिल्कुल शुद्ध मांसाहारी जो केवल मांस मछली खाते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक लोग एक दूसरे को मतलब अपना निवाला बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं चैन। ठीक है, फूड चैन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, कहा है कि जब एक परख नली टेस्टिंग ट्यूब जो होती है में लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले साल का सीबीएसई का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा कि लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो लेड नाइट्रेट जो होता है PbNO3 का ट्वाइस, जब आप उसको हीट करेंगे तो PbO लेड ऑक्साइड बनेगा प्लस NO2 नाइट्रोजन जो डाइऑक्साइड बनेगी, और इसके साथ साथ कुछ गैस निकलेगी। देख लीजिए PbNO3 पूरे का ट्वाइस, जब आप इसको हीट करेंगे गर्म तो यहां हो जाएगा PbO लेड ऑक्साइड, ठीक है, और प्लस NO2 मार्कर चल नहीं रहा है, और इसके साथ साथ इसमें वैलेंसी देख लीजिएगा, बच क्या रहा है, ऑक्सीजन बनेगी, ऑक्सीजन। तो लेड नाइट्रेट को जैसे ही गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद जो है PbO बनता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये पूछा हुआ है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो वो कौन सी गैस निकलती है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कहा है कि जब किसी परख नली में टेस्टिंग ट्यूब में कॉपर सल्फेट के विलयन में, जब किसी परख नली में लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो क्या होता है, या किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। समझिए, जब हम लोहे की जो कील होती है अगर हम उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा देते हैं तो कॉपर सल्फेट का विलयन जो कॉपर है CuSO4 में जो कॉपर है उसको आयरन द्वारा हटाया जाता है। बोले तो Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन है, और इसमें और भी कुछ चेंजिंग आती है। कील जो होती है जो लोहे की है वो भूरे कलर की हो जाती है पूरा, उसके ऊपर कॉपर उसको मतलब आयरन जो है उसको हटाता है कॉपर को, और जो पूरा विलयन है वो नीले रंग का बन जाता है। तो ये क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि किसी परख नली में जब हम लोहे की कील को जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो क्या होता है। तो याद रखिएगा, जब डुबाएंगे तो आयरन प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu बनेगा, और जो आपका आयरन है आयरन वो कॉपर को हटा देगा। इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछेगा कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और उपचयन भी हो, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो साथ ही साथ रिडक्शन भी हो, इसलिए इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेड फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो इस अभिक्रियाओं को हम लोग जो है रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और साथ ही साथ अपचयन भी हो। ऐसी कुछ अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण भी हो साथ ही साथ अपचयन भी हो, जैसे Cu2 प्लस Zn एरो Zn2 प्लस Cu, ऐसे आप एग्जांपल्स बता सकते हैं। काफी एग्जांपल हैं, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन, अगर आप बेहतरीन एग्जांपल लेना चाह रहे हैं, आप कॉपर ऑक्साइड का जो है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करा दीजिए CuO प्लस H2, तो ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा Cu प्लस H2O। तो हाइड्रोजन फिर से CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O, यहां पर हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा है तभी तो H2O बना है। तो वहां जो है हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब वहां ऑक्सीकरण हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, और कॉपर में से ऑक्सीजन निकले इसलिए वहां कॉपर का अपचयन हो रहा है। CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कहा है कि संक्षारण क्या होता है। तो देखिए लोहे में जो है जंग लगता है, धीरे धीरे जो भी लोहे होते हैं वो ऑक्सीजन से विक्रिया करके उसमें धीरे धीरे जंग लग जाता है। तो जंग लगने की वजह से लोहा धीरे धीरे खराब होने लगता है, टूटने लगता है। तो जंग की वजह से लोहे का टूटना ही संक्षारण कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। पूछा है विकृति गंधिता क्या होती है। तो कोई भी जो खाना हम लोग खाद्य पदार्थ खाते हैं उसमें जब ऑक्सीजन प्रवेश कर जाता है तो वो धीरे धीरे सड़ने लगता है, खराब होने लगता है, उसका गंध मतलब स्वाद अलग हो जाता है, उसकी गंध अलग हो जाती है, दुर्गंध बोल सकते हैं। तो किसी भी भोज्य पदार्थ में ऑक्सीजन मिल जाने से उसका स्वाद बदल जाना ही विकृति गंधिता कहलाता है। इसी की वजह से जो सुबह हम लोग दाल वगैरह तैयार करते हैं तो थोड़ी देर बाद वो गल करके मतलब खराब हो जाती है, शाम तक या एक दिन या 1.5 दिन में। ठंडियों में थोड़ा ज़्यादा चल जाता है, गर्मियों में शाम तक खराब हो जाता है। उसका मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज हो जाना। अगला सवाल पूछ रहा है कि जो है विकृति गंधिता जो होता है उसमें हम लोग बचाने के लिए क्या करते हैं। चिप्स की पैकेट्स जो होते हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको बचाने के लिए क्या करते हैं। तो कुछ ही ऐसे जो बाहर से मीडियम से पैक कर देते हैं जिससे उसमें ऑक्सीजन प्रवेश न कर सके, ऑक्सीजन से बचा दीजिए किसी तरीके से। या फिर उसके अंदर जैसे कोई प्लास्टिक हो गई चिप्स की, उसके अंदर का जितना ऑक्सीजन था सबसे पहले उसको निकाल देते हैं और उस ऑक्सीजन के जगह पे नाइट्रोजन गैस का प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस की कंपेयर में कम अभिक्रिया करती है, ऑक्सीकृत कम होती है। इसके बाद पूछ रहा है कि सूचक क्या होता है, इंडिकेटर क्या होते हैं। तो देखिए ऐसे पदार्थ जिनको जल में जो कि किसी अम्ल या क्षार की उपस्थिति का हमको मैसेज देते हैं कि अम्ल है या क्षार है, उसको हम लोग कहते हैं ये सूचक है। वे पदार्थ जो जल में उपस्थित किसी भी अम्ल अथवा क्षार की सूचना देते हैं उनको हम लोग सूचक कहते हैं। जैसे आप समझ रहे होंगे कि अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अनिल छलनी 2 ट्रिक थे, ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है कि मेथिल ऑरेंज में अम्ल की विक्रिया करते हैं तो क्या होता है। तो मेथिल ऑरेंज की विक्रिया किसी अम्ल के साथ करते हैं तो वो नीला मतलब लाल कलर का रंग देता है। मेथिल ऑरेंज प्लस कोई भी अम्ल बराबर कलर कैसा हो जाएगा विलेन का? लाल। अगला सवाल है कि मेथिल ऑरेंज जो होता है उसकी अगर क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा। तो मेथिल ऑरेंज और क्षार के साथ अभिक्रिया करके हमको पीला कलर देता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि अम्ल की विक्रिया धातु के साथ करते हैं तो क्या बनता है। तो किसी भी अम्ल की विक्रिया धातु के साथ करते हैं तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, क्योंकि अम्ल में उपस्थित जो हाइड्रोजन है वो धातु द्वारा हटा दिए जाते हैं। एक सेकंड चेक कर। कहा है कि उदासीनीकरण क्या होता है। तो देखिए जब भी किसी एसिड की विक्रिया बेस के साथ करते हैं, अम्ल की विक्रिया क्षार के साथ करते हैं तो लवण बनते हैं और जल बाहर निकलते हैं, जैसे NaOH प्लस HCl और NaCl प्लस H2O। तो जब आप जो है अम्ल की विक्रिया किसी क्षारक के साथ करते हैं तो वहां से लवण बनता है, NaCl लवण है, एक साल्ट है, और H2O बाहर निकलता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पीएच वैल्यू का हमारे लाइफ में क्या महत्व है। तो देखिए पीएच वैल्यू का बहुत महत्व है। पूछा है कि पीएच वैल्यू क्या है। तो पीएच वैल्यू को हम लोग पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं या पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, हाइड्रोजन की शक्ति, ठीक है। समझिए हाइड्रोजन की शक्ति को कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम अम्ल को देख करके पता लगाते हैं कि वो कितना जो है पावरफुल है, कितना वीक है। सुनिए, जैसे पीएच वैल्यू का पूछेगा कि पीएच वैल्यू क्या है। तो पीएच वैल्यू एक संकेत है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि कोई विलेन अम्ल है, क्षार है या लवण है, एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम रहेगी तो अम्ल रहेगा, 7 से ज्यादा रहेगी तो वो क्षार रहेगा, ठीक है। 7 से कम अम्ल, 7 से ज्यादा तो क्षार। केवल 7 तो न तो अम्ल न तो क्षार, लवण कहलाएगा। जैसे पानी का पीएच मान, वाटर जो होता है उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, वो पूरी तरह से साल्ट है, न्यूट्रल होता है। अगर पीएच वैल्यू की बात करें तो 1.2 जो पीएच वैल्यू होती है वो एक जठर रस की होती है, जो कि हमारे अमाशय के अंदर जो रस होता है जिसको बहुत से एसिड बोलते हैं, HCl बोलते हैं। तो वो जो एसिड है उसका पीएच वैल्यू बहुत कम होता है, 1.2 होता है लगभग। इसके बाद नींबू के रस का जो पीएच मान होता है वो 2.2 होता है। इससे ऊपर चले जाएं तो हमारे मुंह का जो पीएच मान है वो 5.5 से कम होने पर मुंह में जो दांत होते हैं वो सड़ने लगते हैं, थोड़ा उसके अंदर जो है छाले वाले ज्यादातर आने लगते हैं, ये सब प्रॉब्लम होती है। जब पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाए तो एसिड रैन होने लगती है, ऊपर का जो पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो अम्लीय वर्षा होने लगती है। ये बेसिक चीजें, इसको आप दिमाग में सोचते रहिए। जब
अम्ल जो होता है, जैसे पीएच वैल्यू, वाटर की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है, जब उससे कम होते होते 5.6 या उससे भी नीचे आने लगती है, तो उस कंडीशन में जो बारिश होती है उसके साथ एसिड गिरते हैं, और अगर वो किसी के शरीर पे गिर जाते हैं तो पूरे एकदम मतलब फफोले टाइप का हो जाता है, वो अंग जैसे सड़ने लगता है, खराब हो जाता है। खराब का मतलब फोड़े टाइप के। ठीक, तो इस टाइप की जो अम्ल, ये जो बारिश है उसको हम लोग कहते हैं अम्लीय वर्षा, क्योंकि उससे शरीर में अम्ल जैसा प्रभाव पड़ रहा है, उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। अगर वो पानी जो है समुद्र में चला जाए, पोखरे में चला जाए, तो जो भी मछलियां होती हैं वो मर जाती हैं। तो इस तरीके से ये उसको इफेक्ट करता है। अगली टॉपिक पूछ रहा है कि पीएच वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो पीएच वैल्यू का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है पीएच बराबर -log H प्लस आयन। आपको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻³ दे देता है, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 10⁻³ मोल अगर दे दिया, मोल प्रति लीटर, तो हम लिख देंगे pH इज इक्वल्स टू -log 10⁻³ -3 log के लिए पावर है तो पावर आगे आ जाएगी, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 3 log 10 की वैल्यू 1, इसलिए आंसर आ जाएगा 3। कैलकुलेट करना, आप ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विरंजक चूड़ आप कैसे प्राप्त करेंगे। आपको पता है CaOH का ट्वाइस पर जब Cl2 के विक्रिया करा देते हैं तो CaOCl2 प्लस H2 जो भी H2 कंपाउंड बन जाता है। तो विरंजक चूड़ बनाने के लिए हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, और पूछ रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर के क्या क्या अपने लाइफ में इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन है कि विरंजक चूड़ आप कैसे प्राप्त करेंगे और विरंजक चूड़ के लाइफ में क्या क्या महत्व है, तो समझते हैं। देखिए, जो विरंजक चूड़ होता है उसको तैयार करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की विक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं, तो CaOH का ट्वाइस प्लस Cl2 एरो CaOCl2 प्लस H2 ये कंपाउंड बन जाएगा। इसके बाद जो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल उपचायक के रूप में, मतलब ऑक्सीकरण के रूप में, समझिए जो किसी भी पदार्थ को उपचयित करना है तो हम ऑक्सीकरक जो है CaOCl2 का प्रयोग करते हैं। कीटाणुओं को मारने के लिए भी हम CaOCl2 का प्रयोग करते हैं। इसके बाद स्किन को सॉफ्ट करने के लिए भी ब्लीच का प्रयोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, ये आदि इसके इस्तेमाल हैं। इसके बाद जो है उसने पूछा है कि जो है साधारण नमक कैसे प्राप्त करेंगे। तो साधारण नमक बनाने के लिए, NaCl बनाने के लिए जो समुद्री एरियाज होते हैं उनके किनारे किनारे छोटी छोटी बाड़ बनाई जाती है, छोटी छोटी मेड़ियाँ तैयार की जाती है, और समुद्र के पानी उसके अंदर आते हैं तो भर जाते हैं। फिर उस बाड़ को थोड़ा ऊंचा कर लिए होते हैं तो पानी उसी में ठहर जाता है। थोड़े समय बाद वो पानी जो है सूख जाता है, तो वो जो जमा हुआ हिस्सा होता है उसको काट करके शुद्ध किया जाता है, तो वहाँ से जो है स्वच्छ नमक तैयार करा जाता है। जो पहले नमक बना होता है वो कच्चा नमक होता है, बोले तो उतना ठीक नहीं होता है, प्योर नहीं होता है, शुद्ध नहीं होता है। इसके बाद पूछ रहा है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में NaCl लेते हैं और उस पर H2O की विक्रिया कराते हैं, NaOH बनता है, बाकी वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाते हैं। मतलब नमक की विक्रिया जल के साथ कराते हैं तो क्षार प्राप्त कर लेते हैं हम लोग, NaOH प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोरीन द्वारा क्षार प्राप्त करना, क्लोर क्षार। ठीक, अगला सवाल है बेकिंग सोडा कैसे आप तैयार करेंगे। तो बेकिंग सोडा तैयार करने के लिए नमक ले लेते हैं, CO2 की विक्रिया करा करके, H2O की विक्रिया और जो है करा करके हमको प्राप्त करना था बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3, तो NaHCO3 बना लेते हैं और NH4Cl बाहर निकल जाता है। NH4Cl निकालने के लिए आपको अमोनिया की भी विक्रिया करानी पड़ेगी। ठीक, तो इस तरीके से आप इस रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं, और NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड और प्लस NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा बनता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें कहा है कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो NaHCO3 का उपयोग खाने पकौड़े वकौड़े बनाने के लिए, खाने होने के लिए करते हैं। ठीक, बहुत से इस्तेमाल है। इसके बाद कह रहा है NaHCO3 जो है उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है। NaHCO3 को जैसे ही गर्म करेंगे तो Na2CO3 बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, और इसके साथ जो है CO2 बाहर निकल जाएगा। और जब Na2CO3 के विक्रिया जल के साथ कराएंगे तो Na2CO3 × 10H2 बन जाएगा, जिसको धावन सोडा कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे तैयार करेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो भी है CaSO4 × ½ उसकी विक्रिया जो है H2O के साथ करते हैं तो वो 2H2O में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल प्लास्टर के रूप में किया जाता है। इसके बाद जो है पूछ रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से और कुछ जो उपयोग लिखिए उसकी लाइफ में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब कैसे कोई बॉडी का पार्ट्स टूट जाता है तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ अगर कहीं मूर्ति उर्ति तैयार करनी होती है तो सांचा जो तैयार होता है उसको तोड़ करके निकाल लिया जाता है, तो सांचे बनाने के लिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत से एक्सेट्रा इस्तेमाल है इसके। अगली टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग नेक्स्ट डे जो है डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपलोड भी करना होता है, इसलिए थैंक यू।